पर नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र घोषणा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। देहरादून और शिवालिक पहाड़ियों में भारी बरसात हुई और अक्सर होता था कि भारी बरसात होती थी तो शिवालिक की पहाड़ी से जो जल एकत्र होता था एक साथ वहां पे बाढ़ जैसा माहौल पैदा कर देती। उस समय मंदिर में कीर्तन चल रहा था, काफी बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन समय पे अलर्ट आने का परिणाम क्या था कि उन सबको डिस्पर्स करके सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया। जो व्यापक जनधन की हानि होती उसको रोक दिया गया। 2 लोगों की यह समय मौत हुई, उनमें से भी एक जब पानी आया एक महिला जबरदस्ती उसमें उतरी, बह के चली गई। एक अन्य महिला, ये 2 लोगों की मौत हुई, अन्यथा जितने लोग थे सबको सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन ने और स्थानीय नागरिकों ने उस अलर्ट के नाते भेज दिया, अन्यथा उसमें दर्जनों लोगों की मौत उसके कारण हो जाती। लेकिन उसके कारण अलर्ट करने का परिणाम क्या था कि ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे मौसम विभाग ने सही समय पर सही जानकारी दी, परिणाम हम सबके सामने आया। हमने व्यापक जनधन की हानि को होने से वहां पे रोकने में सफलता प्राप्त की। दूसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कुछ जनपद थे जहां पे आकाशीय बिजली का खतरा बहुत रहता है। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये जिले हैं जहां पर अक्सर हम लोग देखते थे कि घटनाएं होती थी। हर वर्ष लगभग 100-150 लोगों की मौत होती थी। मुझे याद है आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले की घटना है। एक ही दिन में 90 लोगों की मौत प्रयागराज से लेकर के बिहार पटना के बीच में हुई थी, जिसमें लगभग 30 के आसपास मौत यूपी की थी और 60 के आसपास मौत बिहार की थी। मैंने तत्काल बैठक ली यहां पे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसडीएमए और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को भी मैंने इसके साथ जोड़ा और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे बताओ कि आखिर ये जो मौतें हो रही है कौन इसको रोकेगा? टेक्नोलॉजी से क्या संभव नहीं रोका जा सकती? तो उन्होंने कहा संभव है, हम इस तकनीक को देने को, तो हमारे पास तकनीक है, हम इसके बारे में ये भी करते हैं। और आज हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का परिणाम क्या है? मिर्जापुर में, सोनभद्र में, जिन जिलों में हर वर्ष 100 से लेकर 150 मौतें होती थी, आज वो मौत का आंकड़ा दर्जन भर में रह गया है और समय पे अलर्ट जारी होता है। हाँ, अगर मौतें होती तो उसका कारण क्या है? लोकल स्तर पर लापरवाही। व्यक्ति ही अलर्ट नहीं है, वो जानबूझ करके बाहर जा रहा है, जानबूझ करके खुले में रह रहा है, जानबूझ करके वह अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा रहा है। और जो पहले से जानकारी दी गई है ग्राम पंचायतों को या उन लोगों को, वह न होने के कारण वह व्यक्ति इसका शिकार होता है। तो स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग किस रूप में? दूसरा, मौसम चक्र बदला है क्लाइमेट चेंज होने के कारण। आपने देखा होगा लगभग 1 महीने का अंतर आया है पूरे मौसम चक्र में। इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव खाद्यान्न का एक संकट अगर इसी प्रकार से रहा तो एक समय खाद्यान्न का भीषण संकट खड़ा हो सकता है देश के सामने, दुनिया के सामने। हमने प्रकृति का दोहन अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए किया है। प्रकृति के साथ जो व्यवहार हम सबका होना चाहिए था कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उससे हम विमुख हुए तो प्रकृति हमसे विमुख होती भी दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि जो हमारे संस्कार थे उन संस्कारों को हम पुनर्जीवित कर लें, धरती माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लें, तो इसको सुधारने में मदद मिल सकती है। लेकिन कम से कम आज के दिन पे मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को
होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। और यह भी मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा जब यहां पे जब रीजनल सेंटर यहां पे मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा। उत्तर प्रदेश राज्य को मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका सबसे उपजाऊ भूमि है, सबसे अच्छा जल संसाधन है। देश की आबादी का हर 16वां यानी 100 में से 17वां व्यक्ति यूपी के अंदर रह रहा है, लेकिन मात्र कृषि योग्य भूमि हमारे पास 11% है और 11% भूमि में यूपी 21% देश का खाद्यान्न उत्पादन करता है। अगर समय पे हमें मौसम की जानकारी नहीं मिलेगी, वर्षा की जानकारी नहीं मिलेगी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इनकी जानकारी नहीं मिलेगी, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने अन्नदाता किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, हम उनको सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे। और सटीक जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि मौसम की वह जानकारी ससमय हमें प्राप्त हो सके। इसकी दिशा में किए जाने वाला प्रयास एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिनका एक सकारात्मक सहयोग यूपी को बराबर प्राप्त हुआ है इन सभी मामलों में, और वे स्वयं अपना समय निकाल करके यहां पे आते हैं। आज भी वो जम्मू कश्मीर में, कल वे डोडा में थे और आज वहां से चल करके सीधे लखनऊ में इस कार्यक्रम में भाग लेकर के फिर उनको वापस जम्मू कश्मीर जाना है। यानी हिमालय से वे सीधे यहां पर आए हैं, जहां पर विंध्याचल और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में हम लोग यूपी के अंदर रह रहे हैं, और यहां पे रह करके फिर उनको वापस हिमालय की तरफ वहां जाना है, अपने संसदीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, देश की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। और यूपी के अंदर उनका लगातार इन सभी कार्यों के लिए सहयोग मिलता है। और मैं उनसे इस बारे में जरूर अपील करूंगा कि मौसम की जानकारी हमें हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, आकाशीय बिजली या अतिवृष्टि, अनावृष्टि या ओलावृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से जो इसके अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, उसकी दृष्टि से हमें बहुत आवश्यक है कि ये जानकारी हमें प्राप्त हो। मैंने इस बारे में इसरो से भी एक बारे में अनुरोध किया था कि राज्य सरकार चाहता है कि हमारे पास अपना एक सैटेलाइट हो जो मौसम की सटीक जानकारी हमें उपलब्ध करा सके, क्योंकि मैं देखता हूं कि लाइटनिंग के कारण जो मौतें होती हैं, राज्य सरकार अपने स्तर पर और आपदा राहत कोष से भी धनराशि उन पीड़ित प्रभावित परिवारों को देता है। हमने यूपी के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में किसान को होने वाली क्षति को तो हम पैसा देते हैं, लेकिन किसान के साथ साथ उसका सह किसान भी यानी बटाईदार को भी और उनके परिवार के सदस्य की भी अगर किसी ऐसी दुर्घटना में मौत होती है, किसी ऐसी आपदा की चपेट में आता है, हम उन सबको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कहीं कोई समस्या ना आने पाए और उस परिवार के साथ हम खड़े होते हैं। मेरा मानना है कि यहां पे बाढ़ भी आती है, हिमालय से आने वाली नदियों में बार बार बाढ़ आती है, और बाढ़ का क्रम भी ऐसे होता है कि एक बार यमुना बेसिन में आता है, एक बार गंगा बेसिन में आता है, एक बार फिर सरयू जी में आती है, फिर वही राप्ती नदी में, फिर गंडक नदी में, ये लगातार बाढ़ आती है। अलग अलग समय में इन बाढ़ के कारण भी व्यापक जनधन की हानि होती है,
हम लोगों ने इसके लिए तमाम प्रयास भी किए हैं।